नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। सीज फायर की खबरों के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल को ललकारा, युद्ध को लेकर किया बड़ा खुलासा। दोस्तों, इजराइल और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के बीच युद्ध को लंबा समय हो गया है, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच शांति समझौता नहीं हो पाया है। इजराइल का मानना है कि ईरान और फिलिस्तीन इस आतंकी संगठन को सपोर्ट करते हैं। बता दें दोस्तों, हिजबुल्लाह की तरफ से सीज फायर को लेकर प्रतिक्रिया भी आई है। लड़ाका संगठन हिजबुल्लाह के प्रवक्ता मोहम्मद अफीफ ने कहा कि हमें किसी भी प्रकार की युद्ध विराम का कोई प्रस्ताव आधिकारिक तौर पर नहीं मिला है। उसने इजराइल को ललकारते हुए कहा, हमारे पास इजराइल से लंबी लड़ाई करने के लिए पर्याप्त हथियार हैं। हमारी आपूर्ति पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा है। MS धोनी को उच्च न्यायालय ने भेजा नोटिस, 15 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय ने महान विकेटकीपर, बल्लेबाज और पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को उनके पूर्व साझेदारों मिहिर दिवाकर और सौम्या दास द्वारा दायर एक मामले में नोटिस जारी किया। एक जानकारी के मुताबिक दिवाकर और दास आर्का स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के निदेशक हैं और उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान के साथ उनके नाम का उपयोग करके क्रिकेट अकादमी खोलने के लिए समझौता किया। वहीं धोनी ने उन पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए 5 जनवरी को रांची में उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ने 2021 में उनके अधिकार को रद्द करने के बाद भी उनके नाम का उपयोग करके क्रिकेट अकादमी खोलना जारी रखा। क्रिकेट ने आरोप लगाया कि उनके साथ 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। दिवाकर और दास ने रांची में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा उनके खिलाफ लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख लिया। धोनी को उच्च न्यायालय ने मामले में पेश होने और अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया है। डंके की चोट पर वक्फ कानून को बदलेगी मोदी सरकार, मुंबई रैली में अमित शाह का बड़ा ऐलान। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और नक्सलवाद को देश से खत्म कर दिया है और ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 की अब बहाली नहीं होगी। वहीं आगामी 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संबंध में मंगलवार को मुंबई के घाटकोपर इलाके में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर राजनीतिक सत्ता का नहीं बल्कि दिल से जुड़ा मुद्दा। वहीं अमित शाह ने कहा, कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने किसानों, गांव और पुराने मंदिरों की जमीनों को वक्फ संपत्ति में स्थानांतरित कर दिया है और उन्हें कोई रोक नहीं सका। यहां पर यह संभव नहीं होगा क्योंकि मोदी जी ने वक्फ बोर्ड के कानून में प्रस्ताव का बदलाव दिया है। अघाड़ी बदलाव के विरुद्ध हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर कानून में संशोधन का बिल जल्द ही संसद में पास होगा। इजराइल की एयर स्ट्राइक से गाजा में 46 की मौत, इजरायली युद्धक विमानों ने बेरूत में ली 33 लोगों की जान। दोस्तों, गाजा पट्टी में इजरायली हवाई हमलों में पिछले 24 घंटे में कम से कम 46 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 11 लोग एक अस्थायी कैंटीन में मारे गए जो इजराइल द्वारा घोषित मानवीय क्षेत्र में स्थित। लेबनान में इजरायली युद्धक विमानों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला किया और देश के अन्य हिस्सों में 33 लोगों की जान गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया, यह ताजा हमले उस समय हुए जब अमेरिका ने गाजा में अधिक मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए दिए गए समय के बावजूद इजराइल के लिए अपनी सैन्य सहायता में कटौती करने से इनकार कर दिया। कनाडा में पीएम ट्रूडो के गले की फांस बने खालिस्तानी हिंदू समुदाय, एकजुट हुआ तो नहीं बच पाएगी कुर्सी। दोस्तों, कनाडा की सियासत में खालिस्तानी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के गले की फांस बन गए हैं। ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर में खालिस्तानियों द्वारा श्रद्धालुओं के किए गए हमले के बाद ट्रूडो की सियासत का संतुलन भी बिगड़ता नजर आ रहा है। अब उन्हें यह समझ आने लगा है कि कनाडा के विभिन्न प्रांतों में बिखरे हुए हिंदू समुदाय के लोग अगर 2025 के आम चुनाव में एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़े हो गए तो उनकी कुर्सी बच नहीं पाएगी। कुल मिलाकर खालिस्तानियों ने बीते 2 वर्षों से कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ जो एजेंडा शुरू किया है, अब वह ट्रूडो की सियासत पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। वहीं जानकारों का कहना है कि आगामी चुनाव में हिंदुओं की भूमिका अहम रहने वाली है। फिर दिखा अंबानी का जलवा, बिजनेस फॉर्च्यून लिस्ट में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय हैं मुकेश अंबानी। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी बिजनेस में 100 सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों की फॉर्च्यून लिस्ट में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय बन गए हैं। अंबानी ने इस लिस्ट में 12वां स्थान हासिल किया है। उनके अलावा लिस्ट में 6 भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल भी हैं। फोर्ब्स में जानकारी मिली है कि अंबानी 98 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं।
यूपी में फिर गरजा बुलडोजर, 20 अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त, वसूला गया जुर्माना। दोस्तों, नगर निगम की ओर से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सोमवार को अभियान चलाया गया। खुलदाबाद चौराहा से लेकर कैराला बाग में पहलवान चौराहा तक चले अभियान में 20 अवैध निर्माण तोड़े गए। इसमें से 10 से अधिक भवन स्वामियों और रेस्टोरेंट संचालकों की ओर से नाली को अंडरग्राउंड कर दिया गया था। सड़क के किनारे 10 टीन शेड को भी तोड़ा गया। 10 ठेले और 15 गुमटियों को जब्त करने के अलावा 38,000 जुर्माना वसूला गया। सीजेआई संजीव खन्ना ने पहले ही दिन बनाया रिकॉर्ड, इतने मामलों की सुनवाई की। दोस्तों, जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पहले ही दिन 45 मुकदमों की सुनवाई की। उन्होंने शुभकामना देने के लिए वकीलों और बार पदाधिकारियों का धन्यवाद किया। लॉरेंस के साथियों को मारने वालों को मिलेंगे 2.44 करोड़, छतरी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया ऑफर। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में 5 दिसंबर को ही श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या ने राज्य भर में हड़कंप मचा दिया था। बदमाशों ने गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद छतरी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने गोगामेड़ी के हत्यारों को पकड़ने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों को ठिकाने लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने गैंग से जुड़े 5 मुख्य आरोपियों पर 2 करोड़ 44 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। वहीं राज सिंह शेखावत ने विशेष रूप से 5 आतंकियों का नाम लिया है, जिनके नाम अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा, संपत नेहरा, वीरेंद्र चारण। इन आरोपियों को पकड़ने या ठिकाने लगाने वाले व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा। अब इतिहास बन जाएगा विस्तारा का सफर। आज से एयर इंडिया समूह का हिस्सा हो जाएगी कंपनी। बता दें दोस्तों, विस्तारा एयर इंडिया डील आज यानी सोमवार को विस्तारा का एयर इंडिया समूह में विलय हो जाएगा। इसी के साथ 17 सालों में भारतीय विमानन क्षेत्र में पूर्ण सेवावाहक कंपनियों की संख्या 5 से घटकर 1 रह जाएगी। क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस की विस्तारा में 49% हिस्सेदारी है, इसलिए विलय के बाद विदेशी विमानन कंपनी की एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी होगी। वहीं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI मानदंडों के उदारीकरण के बाद एक विदेशी विमानन कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली एक अन्य भारतीय एयरलाइन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद अवैध प्रवासियों पर लिया कड़ा एक्शन, बंद हुए मुफ्त वाले कूपन। दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले राष्ट्रपति चुनाव में संभावित विजयी बनने की स्थिति में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने हाल ही में घोषणा की कि अब से शहर अवैध प्रवासियों को वाउचर नहीं जारी करेगा। यह वाउचर कार्यक्रम तब शुरू हुआ था जब न्यूयॉर्क ने लगभग 900 प्रवासियों को सहायता देने के लिए प्रीपेड डेबिट कार्ड प्रयोग किए। यह फैसला ट्रंप के चुनावी अभियान के दौरान हुई एक महत्वपूर्ण बातचीत का परिणाम है, जिसमें उन्होंने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया। कन्हैया कुमार को चुनावी रैली में याद आई फडणवीस की पत्नी, भाजपा ने भी किया तगड़ा पलटवार। दोस्तों, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के खिलाफ अपनी विवादित टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कन्हैया को आड़े हाथों लेते हुए उनको नक्सली व अफजल गुरूर समर्थक कहा है। उप मुख्यमंत्री फडणवीस पर उनके धर्म विरुद्ध वाले बयान को लेकर निशाना साधते हुए कन्हैया कुमार ने कटाक्ष किया कि धर्म को बचाने का काम सभी का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग धर्म को बचा रहे हों और उप मुख्यमंत्री की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बना रही है। कन्हैया ने बुधवार को नागपुर में एक जनसभा के दौरान कहा, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह धर्म युद्ध है, यह अच्छी बात है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना हमारा धर्म है, जिसके लिए मैं आज खड़ा होकर भाषण दे रहा हूं। जो भी नेता धर्म बचाने की बात करता है, आपको उस नेता से एक ही बात पूछनी है जो आपको धर्म बचाने के बारे में भाषण दे रहा है कि क्या आपका बेटा या बेटी धर्म बचाने की इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल हो। वहीं कन्हैया ने बुधवार को नागपुर में एक जनसभा के दौरान कहा, क्या ऐसा होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी और आपके बच्चे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में पढ़ेंगे? अगर हमें धर्म बचाना है तो हम मिलकर इसे बचाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम धर्म बचाएं और मुख्यमंत्री की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाए। ऐसा नहीं हो सकता, सभी लोग मिलकर धर्म बचाएंगे।
वहीं पिछले हफ्ते देवेंद्र फडणवीस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महायुति उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए कहा था कि वोट जिहाद का मुकाबला वोट के धर्मयुद्ध से किया जाना चाहिए। कन्हैया की टिप्पणी की भाजपा ने कड़ी आलोचना की। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कन्हैया को नक्सली अफजल गुरु समर्थक कहा और कहा कि उनकी टिप्पणी सभी मराठी महिलाओं का अपमान है। अमृता फडणवीस का अपमान हर मराठी महिला का अपमान है। रिजेक्टेड माल, इम्पोर्टेड माल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वालों